कैसे हो आप सभी? उम्मीद आप सभी ठीक से होगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम जेई पीडब्ल्यूडी पार्ट 2 आज बहुत दिनों के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है क्या हमारा हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द कैंटिलीवर मेथड ऑफ lateral लोड एनालिसिस which of the following assumptions are made? The first assumption is the axial force in the beam is zero. The intensity of axial stress in each column of a story is proportional to the horizontal distance of that column from the center of gravity of all columns of the story under consideration. And the third assumption is that the total horizontal shear on each story is divided between the columns of that story so that each interior column catches twice as much shear as its exterior column. तो हमें बोलना है कि करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा है। So this question is totally based upon the assumptions of the cantilever method. Actually, this method is there are two actually methods, cantilever method and portal analysis. ये काफ़ी रेस्पेक्ट में एक दूसरे के सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है इनमें। पोर्टल एनालिसिस ये बड़े बड़े फ्रेमों को हम उसको उनको हम एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये फोर्स मेथड में नहीं आते हमारे पास, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में आते हैं हमारे पास ये दोनों मेथड्स। जब हम दोनों मेथड्स के एजम्पशंस को देखते हैं, ये जो कैंटिलीवर मेथड है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ एनालिसिस है, जो भी किसी बिल्डिंग फ्रेम को हम इसको हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो क्या पहला ही जो एजम्पशन है जो हमारे पास, सपोज करो ये हमारा फ्रेम है, तो हम फ्रेम को, ये काफ़ी बहुत बड़ा फ्रेम है, मैंने आप एग्जांपल के लिए छोटा सा फ्रेम लिया यहाँ पर। हम पहले एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो इनके मिड में, कॉलम के मिड में भी और यहाँ पे बीम के मिड में भी, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है इन पॉइंट्स पे। और दूसरा हमारे पास एजम्पशन क्या होती है कि जो इंटेंसिटी ऑफ एक्चुअल फोर्स होती है, यानी कि किसी भी कॉलम में स्टोरी के, वो प्रोपोर्शनल होती है टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ दैट कॉलम फ्रॉम द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल द कॉलम्स ऑफ द स्टोरी अंडर कंसिडरेशन। लेकिन जो रिजल्ट हैं पोर्टल एनालिसिस के एंड कैंटिलीवर एनालिसिस के, ये डिफर करते हैं थोड़ी सी। इनकी डिफरेंस ये क्या है कि जो यहाँ पे जो कैंटिलीवर मेथड में होता है कि द हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स फॉर द इंटीरियर कॉलम्स, जो हमारे पास इंटीरियर कॉलम होते हैं, जैसे कि हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास यहाँ पर से एक फ्रेम था, ये हमारा जो इंटीरियर कॉलम है यहाँ पर हमारे पास, इसमें इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स है जो हम कैंटिलीवर मेथड से लेते हैं, यहाँ में जो कैंटिलीवर मेथड से मिलता है, वो नहीं होता है ट्वाइस फॉर द एक्सटीरियर कॉलम्स। जो भी इनमें है उसका ट्वाइस इसमें नहीं होता। ये किस में होता है? ये पोर्टर एनालिसिस में होता है, लेकिन कैंटिलीवर मेथड में नहीं होता है। तो मतलब ये है कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है कि द टोटल हॉरिजॉन्टल शेयर ऑन ईच स्टोरी जो बिटवीन द कॉलम्स ऑफ दैट स्टोरी सो द इंटर कॉलम इज ट्वाइस। ये जो एजम्पशन है हमारे पास है, ये एजम्पशन हमारे पास पोर्टल मेथड में, पोर्टल एनालिसिस में फॉलो होती है, लेकिन इस वाले कैंटिलीवर मेथड में फॉलो नहीं होती। और दूसरा जो एक्चुअल फोर्स होता है कॉलम्स में, जो हम कैंटिलीवर मेथड में एक्चुअल फोर्स ऑब्टेन करते हैं, वो डिपेंड होता है अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कॉलमन ग्रुप के। यानी कि इसने यहाँ पे क्या दिखा है कि एक्चुअल फोर्स इन द बीम, एक्चुअल फोर्स इन द बीम इज जीरो। यहाँ पे जो क्या बोला था इसका, इसने जो दूसरा, जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल स्ट्रेस इन ईच कॉलम ऑफ स्टोरी इज प्रोपोर्शनल टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ दैट कॉलम फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल द कॉलम्स ऑफ द स्टोरी अंडर कंसिडरेशन। तो ये वाले स्टेटमेंट सही हो जाती हैं। और एक्चुअल फोर्स इन द बीम इज जीरो, यहाँ पे एक्चुअल फोर्स बीम में हम एक्चुअल फोर्स ये बोल रहा है कि एक्चुअल फोर्स बीम में ज़ीरो होती है, वो हम यहाँ पे जो कैंटिलीवर मेथड होती है उसमें एक्चुअल फोर्स जीरो नहीं होती। तो ये भी आप याद रखिए। ये टोटली, दिस क्वेश्चन वाज टोटली बेस्ड अपॉन द एजम्पशंस ऑफ दीज टू मेथड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड, ओनली सेकंड इज द ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलते अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है कि if three consecutive ordinates are taken at 2 meter interval from a traverse line and measured as 1.8 2 by this, then the area between the first and the last by trapezoidal rule। तो हम हमें क्या करना है, ट्रापोजोइडल रूल से हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है कि बाई एरिया, जिसको हम एंड एरिया मेथड भी बोलते हैं, मिड यानी कि एवरेज एंड एरिया मेथड भी बोलते हैं इस मेथड को। तो एरिया किस फार्मूला से होता है कि यहाँ पे होता है कि जितना भी इंटरवल है वो प्लस जो बाकी ऑर्डिनेट्स हैं उनका सम, यानी कि पहले और लास्ट का सम, एच नॉट प्लस एच एन डिवाइड बाई टू।
प्लस सम ऑफ अदर ऑर्डिनेट्स, जो भी बाकी ऑर्डिनेट्स हैं उनका सम। तो ये होता है हमारे पास फार्मूला एरिया फाइंड करने की ट्रापेजॉइड रूल से। तो जब हम सारा डाटा इसमें डालते हैं तो एच हमारे पास 2 है, यहाँ पर एच नॉट जो है वो 1.8 है, प्लस होता है 2 डिवाइड बाई 2, प्लस होता है 2.5 क्योंकि 3 ही ऑर्डिनेट दिए हैं। तो ये हो गया 3.8 अपॉन 2 प्लस 2.5 इंटू 2। तो ये होगा 2 1 2 2 9 18 प्लस 2.5 इंटू 2। तो ये हो गया 14 4 2 इक्वल टू 8.8। तो 8.8 इज बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ लेमनाई शो इन द फिगर। इस फिगर पे जो लेमनाई बनी हुई है इसका आप सेंट्रॉइड निकालेगा। तो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को? देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर सकते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 50 50 50 50, हर किसी ऑप्शन में पहला 50 है। तो यहाँ पे आपकी एक्स जो है वो आपकी यहाँ पर स्टैंडर्ड हो जाएगी कि आपको यहाँ पे किस रेस्पेक्ट में लेना है। क्योंकि अगर आप यहाँ से करोगे ना, यहाँ से इसको एक्सिस मानोगे, यहाँ से रेफरेंस मानोगे, ओरिजिन मानोगे यहाँ से, तब यहाँ पे एक्सिस ज़ीरो आएगी। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो किसी में है नहीं। तो उसी टाइम पे आपको ये माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे किस एक्सिस के अबाउट इसने लिया है। कि अगर हमारे पास ये टोटल हमारे पास 100 mm है, 100 mm है, तो एक्सिस हमारे पास कैसे आ सकती है? इसको एक्स एक्सिस कहाँ से लाई करेगी इसकी 50 mm। तो 50 mm तो इसको इसके हाफ में है। मतलब ये है कि इसने जो एक्सिस मानी है वो यह यहाँ से मानी है। फॉर फाइंडिंग द एक्स कोऑर्डिनेट इसने एक्सिस को माना है ये, और फॉर फाइंडिंग द वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस ने ये माना है। तो पहली बात, पहले ऑब्जर्वेशन से हमें हमारे पास ये आना चाहिए। उसके बाद जब हमारे पास इसको मैं कह रहा हूँ कि अल्टरनेटिव मेथड जो डिफरेंट, हम बिल्कुल सीधे विदाउट सॉल्विंग हम इसको कैसे कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास है 50 प्लस 20 mm, तो टोटल इसका है 70 mm, टोटल इसका है 70 mm। तो 70 mm टोटल वाई एक्सीज है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास टोटल 70 mm है, 70 mm है। और 70 mm में जो ये हमारे पास जो ये टी बीम है, इन्वर्टेड टी बीम है हमारे पास। तो यहाँ पर जो 100 इंटू 200 यानी कि यहाँ पर इतना एरिया हमारे पास नीचे आता है और इतना एरिया हमारे पास ऊपर आता है। तो मतलब क्या क्या है कि वो थोड़ा नीचे ही आएगी, वाई एक्सिस थोड़ा नीचे आएगी क्योंकि एरिया नीचे ज़्यादा लाई कर रहा है क्योंकि इन्वर्टेड टी बीम है। तो मतलब ये है कि वो हाफ पे भी नहीं आएगी। 70 का हाफ होता है 35, उससे ज़्यादा तो 45, तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी आ। फिर इन दोनों में आपको चेक करना था कौन आएगा। तो हम इसको भाई जो इसका नलिफाई करेगा कोई ऑप्शंस, उसके हिसाब से इसको हम कर सकते थे आराम से। तो अगर हम सॉल्व की बात आएगी भाई कोऑर्डिनेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलते हमारे अगले पेज की तरफ। यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है। तो जो हमारा पहला पेज था ये, तो यहाँ पर जब हम वाई एक्सिस को यहाँ से करेंगे, वाई एक्सिस कितनी दूर है यहाँ से, तो हमारे पास जो इन्वर्टर टी बीम था, ये इन्वर्टर टी बीम था हमारे पास, ये हमारे पास 100 था, ये था 20, और ये कितना था हमारे पास, ये हमारे पास 50 एंड 10 था, 50 एंड 10 था, 50 था और ये 10 था। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप इसको? वाई कोऑर्डिनेट आप सिंपली जो स्टैंडर्ड फार्मूला होती है हमारे पास, जो a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, तो ये फार्मूला आप निकालेंगे तो आपको 17 mm मिल जाएगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे। तो y1 यहाँ पे कितना होगा, इस वाले का y1 कितना होगा, ये सिंपली है इसका 10, वो यहाँ पे आपको 10 mm रखना है। और ये आपका y2 कितना होगा, y2 बार यहाँ से आएगा, यहाँ पे कहीं। तो y2 बार तो ये 20 आएगा, और इसका हाफ यानी 20 प्लस 25, और इसका एरिया रेस्पेक्टिव एरिया लिखिए तो आपको 17 mm इसका आंसर आ जाएगा। मेरे आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पीपीसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ पीपीसी इज लेस एंड इट हैज रिड्यूस्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड परमिएबिलिटी। The long-term strength of PPC is more. The long-term strength of PPC is more. It has enhanced heat of hydration. It has reduced heat of hydration and permeability। या सीधी स्टेटमेंट पढ़ के ही आप बता सकते थे कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर सीधे आएगा सी पार्ट। लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ पीपीसी से इंक्रीज होती है
और इसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड परमेबिलिटी यानी कि परमेबिलिटी इसकी क्या होगी, कम होगी। उस परमेबिलिटी कम की वजह से क्या होगा कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाएंगे बाय यूजिंग पोर्टलेट पोज़ोलाना, यानी कि पोज़ोलाना के इस्तेमाल की वजह से वो डिफेक्ट्स भी, जो कि अगर उसमें पानी आ जाता या कोई भी चीज़ आ जाती परमेबिलिटी की वजह से, वो यहाँ पे कम होगी। और जो भी डिफेक्ट उस वजह से होती है, चाहे फ्लोरेसेंस हो या डिफरेंट चीज़ें हो, वो यहाँ पे कम हो जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन क्या है कि टेस्ट इज डन टू असेस द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे हमारे पास पल्स वेलोसिटी टेस्ट है। Pulse velocity by cross proving obtained at 4 km per second. Then in concrete quality graded it belongs to. कंक्रीट की क्वालिटी क्या है, क्यों पुअर है, डाउटफुल है, एक्सीलेंट है और गुड है। हमारे पास पता ही है कि अगर हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगी या जो वेलोसिटी होगी प्लस वेलोसिटी, अगर वो 4.5 किलोमीटर पर किलोमीटर से ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो कंक्रीट की जो क्वालिटी है वो एक्सीलेंट क्वालिटी है। क्या होगी? एक्सीलेंट क्वालिटी। अगर ये हमारे पास 3.5 टू 4.5 से लाई करती है, 3.5 4.5, तो हम बोलते हैं कि क्वालिटी क्या है? गुड। अगर हमारे पास 3 से 3.5 के रेंज में लाई करती है, तो हम बोलते हैं क्वालिटी इज रिजनेबल और मॉडरेट क्वालिटी। और हमारे पास अगर ये लेस देन 3 है, तो हम बोलते हैं डाउटफुल कंक्रीट। डाउटफुल, हम उसके बारे में कोई भी बात नहीं करते जब हमारे पास पल्स वेलोसिटी इतनी होती है। तो ये पल्स वेलोसिटी बहुत ही अच्छा टेस्ट है। हम इसको उतना नहीं है ये क्या बोलते हैं उसको, उतना हम इस पर रिलायबल नहीं है उतना, लेकिन हम इसको ले सकते हैं डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के, जब हमारे पास बहुत ही हमें जल्दी यहाँ पे आपको फील्ड में आपका ये करनी हो, अबाउट द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट जाननी हो, तब इसको हम कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास 3, ये तो 4 हैं, तो इसका मतलब है कि गुड विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस बार इसमें अच्छा क्वेश्चन आया था। हर बार इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। अच्छा टॉपिक एक्चुअली है ये। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि फाइबर्स इन द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम अंडर सिंपल बेंडिंग इज ऑलवेज स्ट्रेसेस। स्टेटमेंट दो गई है और हमें बोलना है कि इनमें से सही कौन है। तो क्या बोला है कि फाइबर्स इन द न्यूट्रल लेयर ऑफ ए बीम अंडर सिंपल बेंडिंग इज ऑलवेज स्ट्रेस्ड। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि न्यूट्रल लेयर पे हमारे पास कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है, वहाँ पे स्ट्रेस जीरो होता है, क्योंकि बेंडिंग का केस है, सिंपल बेंडिंग का केस है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया पहला ही स्टेटमेंट। फर्स्ट इज टू, ये भी नेगलेक्ट हो गया। अब ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है फिर। तो दो स्टेटमेंट तो पहले गए। बोलता है कि द रिजल्टेड पुल आर थ्रस्ट ऑन ए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बीम अंडर प्योर बेंडिंग इज जीरो। जब हमारे पास खाली बेंडिंग होगी, ये वाला काम हो हमारे पास हुआ, खाली बेंडिंग होगी हमारे पास, तो उस टाइप पे हमारा जो रिजल्टेड, देखो यहाँ पर अगर रिजल्टेड नहीं लिखा होगा तो मे बी डाउटफुल बन सकता था यहाँ पे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेड बोला है, रिजल्टेड थ्रस्ट ऑन है ट्रांसफर सेक्शन, क्योंकि हम जब ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं किसी भी बीम का, उस पर हमारे पास बोलता है कि रिजल्टेड स्ट्रेस क्या होगी। तो हमारे पास जो रिजल्टेड स्ट्रेस होगी, यहाँ पे होता है टेंशन, यहाँ पे होता है कंप्रेशन। तो रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो किसी भी ट्रांसफर सेक्शन पे रिजल्टेड जो ना तो उसमें पुल आएगा ना तो पुश आएगा, उस पर रिजल्टेड पुल होगा, वो ज़ीरो होगा। तो ये बात सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है कि तो अगला क्वेश्चन ये है कि द टोटल एरिया विच कैन बी इकोनॉमिकली इरिगेटेड from an irrigation system without considering the limitation of the quantity of water available is gross command area, cultivable command area, gross cultivable area and mean sea level। तो ये तो आपको सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये, लेकिन एग्ज़ाम में डाउट होने की वजह से ये मतलब एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से गलत हो सकता है ये क्वेश्चन। The total area which can be economically irrigated from an irrigation system without considering the limitation of the quantity of water available, तो ये तो सीधे होगा ग्रॉस कमांड एरिया। हम अगर कल्टीवेबल एरिया होता, हम कितना कल्टीवेबल करेंगे, तो ग्रास कमांड एरिया के बाद वही होता है हमारे पास कि कल्चरेबल कमांड एरिया CC होता है। उसमें हमारा यही होता है GCA माइनस अनकल्टिवेटेड एरिया, जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं,
और यहाँ पे तीसरा वो जो नेट कमांड एरिया भी होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ये होता है कि CCA माइनस हम करते हैं वो एरिया जो कैनाल्स, डिचेस, नेटवर्क्स होते हैं जो वो कवर करते हैं, वो वाला एरिया हम उसको भी माइनस करते हैं, तो वहाँ हमारे नेट कमांड एरिया होता है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ग्रॉस कमांड एरिया. The next question is, which of the following curves line represent the total project cost versus time in the best way? Best way, straight line तो हो ही नहीं सकती, एस शेप्ड करो तो बनती नहीं, वी शेप्ड करो बनती है, पैराबोला तो बनता नहीं। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर वो सी है, ये आपको पता ही है। तो ये हमारे पास जो इसने बोला है कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वर्सेस टाइम, तो हमारे पास पता ही है कि टाइम के साथ साथ हमारे पास जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो डिक्रीज़ होती हैं, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो सम ऑफ टू कास्ट्स होते हैं, आउटेज लॉसेस एंड वगैरह, वो एक नॉन लीनियर होता है लेकिन इंक्रीजिंग होता है विद टाइम। तो ये दोनों कर्व्स का जो रिजल्टेंट होता है वो एक यू शेप कर्व होती है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स द एनुअल पीरियडिक पेमेंट्स मेड फॉर द रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट, एन्युटी, सीकिंग फंड, डिप्रिसिएशन एंड सोलियम। तो एन्युटीज़ का करेक्ट आंसर है। तो आपको पता ही है कि जो एनुअली हम पीरियडिक पेमेंट्स करते हैं फॉर द रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, वो एन्युटी कहलाता है। सीकिंग फंड हमारे पास होता है कि जो हम अलग से कुछ रखते हैं ताकि हमारे पास जब बिल्डिंग डिज़ाइन पीरियड ख़त्म हो तो उसको नया बनाने के लिए या उसको ये करने के लिए सीकिंग फंड होता है। तो यहाँ पे सीकिंग फंड और एन्युटी में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए एन्युटी है। तो इसको पूरे पढ़ेगी, डिप्रेशन तो आपको पता ही है। तो उसके बाद होता है कि उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है कि filling work in trench shall be carried out in layers of thickness not exceeding 100, 200, 500, 750। इसका जो आंसर दिया था JKSP ने वो शायद 100 mm दिया था, यानी कि 10 सेंटीमीटर दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से इतना मैंने इसका पढ़ा भी नहीं है। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि हमें किस में करना है। तो जो मेरे हिसाब से ये डिपेंड करेगा कि किस सॉइल में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रेवल है, सैंड है, स्टोन्स है, उसमें क्या क्या चीज़ें उसके अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो जनरली मुझे लगता है कि जो आंसर दिया था इसको वो 100 mm दिया था JKSB ने। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ब्रिक्स होती है एक मीटर क्यूब मशीनरी के लिए, तो स्टैंडर्ड जो साइज़ है ब्रिक का वो तो है 19x9x9। लेकिन जो हमारे पास मशीनरी, जब हम मशीनरी करते हैं तो विद मोटर बनता है ये 20x10x10। उसके हिसाब से जब हम करते हैं तो ये होता है कि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब है डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक जो बनेगा यहाँ से आपको जो है 20 to 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 500। वैसे भी हर किसी को ये याद ही होता है कि 500 है, तो आपको पता ही होगा। इसके बाद बोला गया है कि मैच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विद इट्स पर्पस, किसका जो पर्पस है उसके हिसाब से आप इनको मैच करिएगा। मैनोमीटर का क्या पर्पस है? टू मेजर द प्रेशर एट ए पॉइंट इन फ्लो, टू मेजर द वेलोसिटी, टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो, टू मेजर द डेंसिटी ऑफ सर्टेन फ्लूइड। दूसरा बोला है कि नोजल मीटर टू मेजर, तो नोजल मीटर हमारे पास होता है टू मेजर द रेट ऑफ फ्लूइड। पाइप ट्यूब होता है टू मेजर द velocity of fluid, and manometer is to measure the pressure, hydrometer is to measure the density of certain fluid। तो ये पता ही आपको मैच कराना था, सिंपल था ये भी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रेजेंस ऑफ 0.2% शुगर by weight of cement in the mixing water is likely to retard the setting of cement, reduce the early strength of cement, accelerate the setting of cement, decrease the workability। तो ये सीधी बात है, रिटार्ड द सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये सेटिंग ऑफ सीमेंट को रिटार्ड करता है, क्योंकि शुगर को हम एज ए रिटार्डर इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है। लेकिन ये स्ट्रेंथ को फिर जो आगे वाले अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते तो उसको इंक्रीज़ कर सकता है स्ट्रेंथ को। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जब हम उनको लोअर क्वांटिटी में 0.05% to 0.15%, उस पर उतना इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 0.05% हम जब डालेंगे तो उसको लगभग कोई भी इफेक्ट नहीं मिलने को देखिए मिलेगा हमारे पास जो सीमेंट में डालेंगे।
तो जब हम 0.515% डालेंगे सीमेंट में, तो ये अर्ली स्ट्रेंथ को और क्या बोलते हैं इसको, अर्ली स्ट्रेंथ को ये रिड्यूस करता है और इंक्रीज़ करता है 28 स्ट्रेंथ, तो उसको उस टाइम पे स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि इफ़ वाटर सीमेंट रेशो इज़ 0.6 देन वाटर कंटेंट फॉर स्टैंडर्ड। तो सिंपली वाटर बाई सीमेंट जो था वो 0.6 था, तो वाटर हमारे पास हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था वाटर वाटर तो वाटर निकालना था हमारे पास 50 इंटू 0.66 वजह 30, तो 30 के जी यहाँ से बिल्कुल बाय वेट निकालना था आपको यहाँ पे बाय मास। उसके बाद इफ द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फॉर सिंगल reinforcement reaction is represented by kd in working stress, k for balance is this, सिग्मा एस टी पर स्टील एंड टेंशन सिग्मा को यहाँ पे डब्ल्यू एस एम के हिसाब से हमारे पास जो क्या बोलते हैं इसको, हमारे पास जो एक्स बैलेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, वही पूछा है ना। इज केस परमिस्टस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर सिंगल रेनफोर्स फॉर बैलेंस, यहाँ पे यही बात है कि बैलेंसर सेक्शन के लिए बोला था, बैलेंसर सेक्शन के लिए। बैलेंसर सेक्शन वो खाली स्टील पे डिपेंड करती है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है पहले भी, तो डिपेंड अपॉन द सिग्मा एस टी ओनली इज द राइट आंसर फॉर दिस। वैसे अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, ऑफ एक्स बैलेंस जो हमारे पास होता है वो डी प्लस डी डिवाइड बाई 1 + 3 टाइम्स सिग्मा एस टी अपॉन 280 के बराबर होता है, जब हम इस वाले फार्मूला से एम डिवाइड बाई एम प्लस आर इंटू डी जो यूजुअल फार्मूला हमारे पास होती है, इसको जब एम बैलेंस पे हम यहाँ पे एम का वैल्यू डालते हैं और आर हमारे पास होता है रेशो ऑफ सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सी बी सी, तो हम प्रॉपर जो सारे वैल्यूज़ डाल के हमारे पास जो बैलेंस के लिए दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन दिस स्टील डिपेंड्स अपॉन सिग्मा एस टी ओनली। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि द सॉइल हैज़ अ बल्क डेंसिटी ऑफ 44 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 10%, ड्राई डेंसिटी किसके बराबर होती है, गामा ड्राई। तो गामा ड्राई किसके बराबर होगी, मेरे हिसाब से जो गामा ड्राई होता है वो होता है गामा बल्क अपॉन 1 + W, दैट इज़ 44 अपॉन 1.1, दैट इज़ 11 4 ज़ार 44, तो 40 किलो न्यूटन पर मीटर 11 4 ज़ार 44, 40 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे करना है और क्या चीज़ें दी गई और पूछा क्या गया है क्यों। तो क्या बोला था, कंसिडरिंग ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स को कंसिडर करो, वेट ऑफ हैमर को, हाइट ऑफ फॉल को करो, नंबर ऑफ ब्लोज को करो, द की पैरामीटर इन डायनेमिक कंपैक्शन फॉर सी बी आर रेशो। तो सी बी आर रेशो में हमारे पास की पैरामीटर्स क्या होती है, की पैरामीटर्स मोल्ड आर। मेरे हिसाब से तो की पैरामीटर्स सारे ही की पैरामीटर्स हैं, लेकिन अगर हम कोई चीज़ फिक्स करेंगे पहले से, कोई चीज़ पहले से फिक्स करेंगे, बोले कि ये चीज़ कांस्टेंट है, तब जाके हम बोलेंगे कि ये चीज़ ही खाली इस पे डिपेंड करती है। लेकिन मेरे हिसाब से प्रॉपरली कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऑल जो थिंग्स जो दी गई थी वो इम्पोर्टेंट थी। नंबर ऑफ़ लेयर्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, वेट ऑफ हैमर कितना चाहिए, हमारे पास जो डिफरेंट कंपैक्शन भी होती है वहाँ पे भी डिफरेंट हमारे पास वेट ऑफ होता है, हाइट ऑफ फॉल पे भी वो डिपेंड करता है, उसके हिसाब से डिफरेंट एनर्जी भी निकलती हैं। नंबर ऑफ ब्लोज उसमें 3 होते हैं, इसमें 5 होती है। तो अगर हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करके दूसरी चीज़ को देखेंगे तो उसमें हमारे पास का आंसर आ सकता है, लेकिन इसको भी JKSSB ने लास्ट में इसको नेगलेक्ट ही किया, नलीफाई ही किया था इस क्वेश्चन को, तो मे बी इसको ऑल ऑफ द एबव हो। तो अगर कोई चीज़ें गिवन दी गई को पहले ही स्पेसिफाइड है, पहले इनको हम कॉन्स्टेंट रख के करते हैं, तो मे बी उस टाइम आंसर इसका कुछ डिफरेंट आ सकता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे, RC बीम हैज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इतना इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग डिज़ाइन, बेंडिंग मोमेंट भी दिया गया है, शेयर भी दिया है, टॉर्जनल मोमेंट भी दिया है, डिटरमाइन इक्वल एट बेंडिंग मोमेंट फॉर सेक्शन डिज़ाइन। यहाँ पे सिंपल ये क्या है कि फार्मूले में सारी चीज़ें डालनी और निकालना है वैल्यू। क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि फार्मूला आपको याद नहीं है, और याद है भी नहीं तो याद नहीं आ रही। जैसे कि मैं भी अपना सच ही बता दूँ कि मेरे को ये बिल्कुल बिल्कुल याद थी, मैं इसको याद भी नहीं कर रहा था, क्योंकि एज टिप ऑफ द टंग जिसको हम कहते हैं कि मुझे याद होती थी। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम मुझे ये, मैंने हर कोई वैरायटी यहाँ पे निकाली, हर कोई वैल्यू निकाली, लेकिन मेरे को फार्मूला गलत हुई और ये क्वेश्चन निकला ही नहीं। तो सिंपली यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई थी, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट पूछा था, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट बेंडिंग होता है टॉर्जन में, और इनके सब LSM वो होता है कि M
प्लस डी बाई 1.7 1 प्लस डी बाई बी। सारी वैल्यूज़ गिवन दी गई थी और ये ग्रॉस डेप्थ होती है, यहाँ पर ये ब्रेड्थ होती है, टी डिवाइड बाई 1+7 होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे सारे वैल्यूज़ निकालने के बाद शायद जो वैल्यू आ रही है वो 194.41। आप चेक करिएगा कि वैल्यू क्या आती थी और आंसर क्या दिया गया था, या वैल्यू कर सकते हैं। उसके बाद बोला है कि अकॉर्डिंग टू आईएस 406 स्लैब्स व्हिच स्पैन टू द कॉर्नर्स हेल्ड डाउन और assumed to be इन द मिडल स्ट्रिप्स एंड एस सच दैट द विड्थ ऑफ मिडल स्ट्रिप इज। तो विड्थ ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही, कोडल प्रोविजन ही है। 3/4 होता है कि ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लैब, जो भी विड्थ होगी स्लैब की उसका 3, और ये 0.125, ये 0.125 LX होता है, ये 0.125 LX होता है, और ये 0.75 LX होता है। तो टोटल मिला के LX हो जाता है। ये कोडल प्रोविजन के बिहाफ पे क्वेश्चन दिया था और ये स्लैब से डिज़ाइन स्लैब से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर्स करेक्टली मैच किया दिया गया है। एडमिक्सचर्स केमिकल्स, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स, कैल्शियम क्लोराइड, तो ये तो एक्सरेटिंग एजेंट है हमारे पास। एयर एंट्रीनिंग एजेंट, न्यूट्रलाइज्ड विंसॉल रेजिन, सुपर प्लास्टिसाइजर, सल्फोनेटेड मेलामिन, फॉर्मेल्डिहाइड, सुपर प्लास्टिसाइजर, एक्सेलरेटर हमारे पास लिग्नोसल्फोनेट एक्सेलरेटर। तो मेरे पास आयरन ट्रेनिंग, मुझे लगता है कि इसका जो सही दिया है वो बी एंड सी है। मुझे याद नहीं है आंसर क्या दिया गया था, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है, याद होना चाहिए। आयरन ट्रेनिंग एजेंट तो है हमारे पास, सुपर प्लास्टिसाइजर है हमारे पास, एक्सेलरेटर तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड होता है, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। You can check the correct answer up for this question. I feel sorry for that. You had to check the correct answer also for this question. It's just simply the theoretical basic question. You have to remember this. After that, we have 103. The consider the following strength of concrete. क्यूब स्ट्रेंथ, सिलेंडर स्प्लिट, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और हर किसी एग्जाम में आता है। ये करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी थी, तो यहाँ पे ऑर्डर में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपरली क्वेश्चन रीड नहीं किया उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर गलत हो सकता है। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास होती है, पहली क्यूब होती है, तो पहला इसमें है, पहला इसमें भी है। उसके बाद सेकंड सिलेंडर इसमें भी दिया गया है, इसमें भी। चौथा इसमें दिया है मॉडुलस ऑफ रप्चर, इसमें दिया है स्प्लिट टेंसिल स्ट्रेंथ है। तो सीधी बात, मॉडल्स ऑफ रप्चर जो 0.75 FCK होता है और वो होता है 2p/πdl, जो इससे लेस होता है नियरली अबाउट 5%, नियरली अबाउट 0.5 टाइम्स ऑफ दैट। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, बस आपको तो पता ही होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 कंसेक्यूटिव रीडिंग्स दी गई थी और इसमें हमें बनाना था कि इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग। जब हमने फर्स्ट रीडिंग ली उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया, आपको निकालना था राइज और फॉल ऑफ द लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन सिंपल है, कैसे करना था इसको। जैसे कि पहली पहली जो रीडिंग होती है हमारे पास हमेशा बैक साइड होती है, तो 1.325 वाज बैक साइड। उसके बाद क्या बोला था इसने, कंसेक्यूटिव रीडिंग्स हैं, 3 कंसेक्यूटिव लेवल आर दिस इफ द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे था, तो मैंने यहाँ पे रीडिंग ली 1.325। उसके बाद मैं इस इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करता हूँ किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरी जगह पे इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, फिर मैं रीडिंग लेता हूँ। रीडिंग क्या आती है कि रीडिंग आती है 1.325 मीटर एंड नहीं 1.3 मीटर तो ऑलरेडी है, 0.985 एंड 2.546। तो लास्ट जो रीडिंग होगी वो तो 4 साइड होगी, 2.546 मीटर। उसके बाद जो पहले उसके बाद आगे जो रीडिंग थी वो 0.985 मीटर रीडिंग थी। उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो कि राइज होगा कि फॉल होगा। तो आप निकालेगा इसमें क्या होगा, आप निकाल भी सकते हो उसको कितना राइज या फॉल हुआ है। तो ये तो सीधी बात है, ये बहुत ही बड़ी रीडिंग है, 2.546 ये रीडिंग है, मतलब ये नीचे है, नीचे वाला पॉइंट है ये। नीचे वाला पॉइंट क्या है, मतलब रीडिंग बहुत बड़ी है तो फॉल ही होगा, क्योंकि यहाँ से ये वाली जो रीडिंग है वो नीचे बड़ी रीडिंग आई है 2.546 उसके प्रीवियस रीडिंग से, मतलब फॉल हुआ है तभी जाके स्टाफ पे बड़ी रीडिंग आई है।
तो फॉल हम अगर निकालेंगे कितना फॉल हुआ है तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं आप 0.985 दैट वाज इक्वल टू 1.561 दैट वाज इक्वल टू फॉल इतना था ये, लेकिन इसमें एरर था 1/5.61 लिखा था, तो इसमें थोड़ा एरर था, बाकी इसका करेक्ट आंसर ये था। उसके बाद द सॉइल सैंपल इज द टोटल यूनिट वेट ऑफ दिस एंड वाइड रेश ऑफ दिस। इसमें क्या मिसिंग था कि जी थी या नहीं, जी यहाँ पे नहीं दे दिया गया था, उसके हिसाब से ये शायद उन्होंने नलीफाई किया होगा ये क्वेश्चन, तो इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। अगर आप कोई चीज़ जूम करोगे उसके हिसाब से कोई आंसर आ सकता है यहाँ। सॉरी गाइस, बीच बीच में थोड़ा सा काम पड़ जाता है। तो कहाँ पूछे थे हम कि अब जो अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि प्रोजेक्ट जो टाइम है, प्रोजेक्ट टेक्स 20 डेज अलॉन्ग द क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 20 डेज लेता है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4 डेज है इसकी। हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट टेक्स 20 डेज अलॉन्ग द क्रिटिकल पाथ। अगर हम क्रिटिकल पाथ की डिफिनीशन देखिए तो हम बोलते हैं कि ये हमारे पास मिनिमम टाइम होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। क्या हमारे पास ये लॉन्गेस्ट पाथ होती है जिस पाथ से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमें खुद ही बोल रहा है कि ये 20 डेज अलॉन्ग द क्रिटिकल पाथ लेता है, तो मिनिमम टाइम तो यही है, उससे कम टाइम तो लग ही नहीं सकता। तो इसका जो आंसर आएगा इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इसका आंसर आना चाहिए 20 डेज। लेकिन यहाँ पे डाउट हो सकता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन दी गई है। स्टैंडर्ड डिविएशन, जब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन तो किसी बच्चे में ये डाउट आ सकता है कि वो स्टैंडर्ड डिविएशन को इस्तेमाल करेगा, वो 20 डेज़ को मीन टाइम ले लेगा, बोलेगा 20 टाइम्स मीन टाइम है, मैं यहाँ से मानूंगा 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो 100% कंप्लीट होने में मोर देन 20 डेज़ लग जाएगी, तो प्रोबेबली 40 डेज़ लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है 20 डेज से, यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन दिया है 24 डेज़, तो उस पर टिक करेगा जैसे मैंने किया था। लेकिन यहाँ पे जो सिंपल भाषा में ये दिया गया था कि क्रिटिकल पाथ के अराउंड 20 डेज़ हैं, तो 20 डेज़ ही इसका आंसर होना चाहिए था। लेकिन डाउट आ सकता है, उस डाउट को आप क्लियर करिएगा। तो उसके बाद बोला है कि द सिंपलेस्ट को इसका जो आंसर है, आप इसका जो आंसर है 20 डेज़, अगर हम यहाँ से देखेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वजह से एक्स माइनस म्यू अपन जेड, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा दिया गया है, जेड नहीं दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास एक्स निकालना था। अगर हम म्यू को यहाँ पे 20 डेज़ लेके भी, म्यू को हम यहाँ पे यानी कि मीन टाइम को 20 डेज़ लेके भी फिर भी हमारे दो अननोन है, तो जेड मुझे लगता है ये खाली डाइवर्ट करने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दिया गया था जेड। और इसका जो सिंपली इसको करना था कि बाय डिफिनीशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ इसको 20 डेज आना था, बाकी इसमें कोई कंसेप्ट और नहीं था। उसके बाद द सिंपलेस्ट स्पेस फ्रेम ऑफ ट्रस कंसिस्ट ऑफ 6, इन चारों में से टेट्राहेड्रॉन, एक्साहेड्रॉन, डोडेकाहेड्रॉन एंड ऑक्टाहेड्रॉन में से आप सिंपलेस्ट स्पेस फ्रेम और ट्रस को करिएगा जो 6 मेंबर्स से बनेगा। तो सिंपलेस्ट तो यही है, सिंपलेस्ट तो यही है, टेट्राहेड्रॉन है जिसमें से आपके पास यहाँ पे 6 मेंबर आ सकते हैं, तो सिंपल यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन है जो आप 6 मेंबर से बना सकते हैं। उसके बाद मैच द फॉलोइंग फोर्सेस विद देयर एग्जांपल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फोर्सेस दिए गए हैं और एग्जांपल्स दिए गए हैं साइड में। कोलिनियर फोर्स, कोलिनियर फोर्स, तो कोलिनियर फोर्स किसके साथ, फोर्स ऑन ए रोप इन अ टग ऑफ वार, फोर्स ऑन ए रॉड रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल, ट्राइपॉड। तो ये सिंपली है फोर्स ए, तो यहाँ पे ए इसमें भी था, इसमें भी था। उसके बाद क्योंकि जहाँ पे एक साइड से यहाँ पे लोग होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, ये इसको खींचते हैं, तो ये कोलिनियर फोर्स होता है। कोलिनियर एक ही लाइन में होता है, एक ही प्लेन में होता है, कोलिनियर पैरेलल फोर्सेस होते हैं यहाँ पर इस गेम में। दूसरा होता है कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। कोप्लेनर एक ही प्लेन में है, कनकरेंट भी है, एक ही पॉइंट से पास होते हैं। फोर्सेस ऑन ए रॉड रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल एंड ए ट्राइपॉड कैरिंग ए कैमरा। देखो जो ट्राइपॉड होता है हमारे पास जिसमें एक कैमरा होता है, ट्राइपॉड कैरिंग ए कैमरा, तो इसमें जो ये फोर्सेस हैं ये अलग अलग प्लेन में है, डिफरेंट प्लेन में है ये, लेकिन एक ही पॉइंट से पास हो जाते हैं, यानी कि कंकरेंट तो है। तो नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, तो इसका जो ट्राइपॉड कैरिंग का कैमरा थर्ड, तो सी का 3 इसमें है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन हमें मिल गया है 1, तो हमारा ऑप्शन मिल गया है, इसका मतलब है कि बी का 2 है। फोर्स ऑन ए रॉड अगेंस्ट ए वॉल, तो ये फोर्सेस ऑन ए रॉड अगेंस्ट ए वॉल, समझो ये हमारा वॉल है, ये एक रॉड है, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स अगर ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा,
यहाँ से ये नीचे की तरफ आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लाएगी, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लाएगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्सेस, यहाँ पे हम फोर्सेस देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट प्लेन में है, एक प्लेन में नहीं है। लेकिन इसने क्या दिया है कि कोप्लेनर कनकरड फोर्स, कनकरड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फोर्सेस तो मिल सकते हैं, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मिल सकते हैं, लेकिन ये फिर भी नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन में नहीं हो सकते। लेकिन इसने यहाँ पे कोप्लेनर दिया है और कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो इसको हम मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका ऑप्शन के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि डी का तो 4 आएगा ही आएगा। नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि जो हमारे बेंच होते हैं, समझो एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, तो हर कोई फोर्स पैरेलल है लेकिन अलग अलग प्लेन में है। नॉन कोप्लेनर यानी कि एक प्लेन में नहीं है लेकिन पैरेलल सारे फोर्सेस हैं, यहाँ के नॉर्मल रिएक्शंस हर किसी के पैरेलल हैं। तो डी का तो 4 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 4। तो इसका ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद इन ए लिफ्टिंग मशीन एंड ए फुट ऑफ इज टू बी मूव्ड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टू रेज ए, ताकि हम इतने वेट को इतने डिस्टेंस से ले सकें। आप वेलोसिटी रेशो कैलकुलेट करो और मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करो आप रेस्पेक्टिवली। तो वेलोसिटी रेशो और मैकेनिकल एडवांटेज हमें ढूंढना है यहाँ पे, वेलोसिटी रेशो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी रेशो होता है वो होता है कि इफोर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया लोड को मूव करने के लिए, दैट इज 0.8, दैट कम्स आउट टू बी 25। और यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो होता है कि लोड लोड कितना उठाना है हमारे पास और हमें इफोर्ट कितना दिया, हमने इफोर्ट कितना दिया है। ये वो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस होता है, इन टर्म्स ऑफ लोड होता है, और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इस रेस्पेक्ट में कि वो डिस्टेंस में होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पहले लोड, यहाँ पे हम देखते हैं पहले इफोर्ट इतना होता है। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर मैच होगा, ये सिंपल फार्मूला याद होनी चाहिए और इसका आंसर 38 पार्ट आ जाता है आराम से इसका। उसके बाद है हमारे पास स्टील प्लेट हमारे पास दिया है, जो टैपर होता है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 60 mm एट वन एंड 240 mm एट अदर एंड in a length of 600 mm. If the bar is subjected to a load of 80 kN, find its extension. इसको जल्दी जल्दी पढ़ने से हम गलत कर सकते हैं, जैसे मैंने इस वाली फार्म को इस्तेमाल किया था। वैसे ये बहुत क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था इस एग्ज़ाम में, क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, और काफ़ी लेंथी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें लॉग फार्मूला की इस्तेमाल होती है। तो बिल्कुल ये मतलब आपको छोड़ना था ये क्वेश्चन, बिल्कुल इसमें और कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि आपको नहीं आता ये क्वेश्चन। कम से ये टाइम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता आपका, और आप इसको निकाल ही नहीं पाते। अगर आपको इन जैसे क्वेश्चनों को हमेशा लास्ट में करो, कि जहाँ भी आप लगे कि इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसको आप छोड़िए पहले और वो लास्ट में करिएगा। तो इसमें जो फार्मूला होती है टैपरिंग रॉड में, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डाया दिए है, एक एंड से 60 और दूसरे एंड से 40। तो हमें बोलना था एक्सटेंशन यानी डेल्टा ढूंढना था। उसके लिए जो फार्मूला होती है वो होती है PL log टू द बेस E B2 अपॉन B1 डिवाइड बाई ET B2 माइनस B1। ये B2 हायर डाया होता है, ये लोअर डाया होता है, एक T थिकनेस होती है, और ये E होता है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, PL होता है लोड, और L होती है लेंथ। तो इस फार्मूला को आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो शायद इसका आंसर 4.54 इट्स, आप देखिएगा फार्मूला में इसको करिएगा कितना आता है इसका आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि द टर्म अल्टरनेटिव डेप्थ इज यूज्ड इन ओपन चैनल, यहाँ पे to denote the depths having the same kinetic energy having the same specific force। ये तो specific force हमारे पास हमारे जो होती हैं वो स्वीकृत डेप्थ होती हैं, स्वीकृत डेप्थ होती है हमारे पास, स्वीकृत डेप्थ उसको हम बोलते हैं having the same specific energy for the given discharge, उसको हम अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। ये तो सिंपल था, तो इसका आ जाएगा आंसर C, अल्टरनेट डेप्थ जिसका हम बोलते हैं, वहाँ पे हमारी स्पेसिफिक एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है फॉर ए गिवन डिस्चार्ज।
और यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक फोर्स होता है, वो हमारा सेकेंड डेप्थ उसको कहलाते हैं हम, जहाँ पे हमारा स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन ओपन चैनल से था कि ए ट्राइंगल ओपन चैनल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 90 डिग्रीज एंड कैरीज। इसमें भी काफ़ी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा नहीं थी लेकिन थी, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम प्रेशर में इतनी कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट फॉर्म में डिस्चार्ज करना था, हमारे पास जो 2 क्यू अपॉन जी अपॉन 1/5 होता है हमारे पास वाई सी क्रिटिकल डेप्थ। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज दी गई थी, आपको क्यू निकालना था। तो जब आप क्यू इस फार्मूला से निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 0.11 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद फिर से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। कैसे काफ़ी मेनली गेट एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी कभार ES में ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन मेनली यहाँ पे 119 जो क्वेश्चन आया था, इस वाले क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन डिफरेंट हमें गेट में मिलने को मिलते हैं। काफ़ी यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है, तो लास्ट में मैं एक क्वेश्चन करूँगा ताकि लास्ट में आप कोई स्पेस होगी तो वहाँ पे इसको हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे आगे। उसके बाद है कि स्टेडी एंड कंप्रेसिबल फ्लो थ्रू ए क्लोज्ड कंड्यूट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल ऑलवेज भी। देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो यानी कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू v2। तो बचा के यहाँ पे बचा, अगर हम इसको बर्नौलीज इक्वेशन बाय वेट से करेंगे हम सिंपली, तो यहाँ पे हमारा जो हमारा पास जो p1 अपॉन वी स्क्वायर बाई 2g प्लस z रो जी z1, यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो इसके हिसाब से जो पिज़ोमेट्रिक हेड है, यहाँ पे पिज़ोमेट्रिक हेड विच इज़ द समीशन ऑफ प्रेशर एंड एलिवेशन हेड, पिज़ोमेट्रिक हेड कांस्टेंट, यानी कि जहाँ पे पिज़ोमेट्रिक हेड यहाँ पे है जिसका ज़्यादा होगा उसी की वही से यहाँ पे फ्लो होगा। जी पिज़ोमेट्रिक हेड जहाँ पे ज़्यादा होगा, pH1 अगर ज़्यादा है pH2 से या pH2 के ग्रेटर दैन pH1 से, वो यहाँ पे उसके हिसाब से फ्रॉम हायर टू लोअर पिज़ोमेट्रिक हेड यहाँ पे फ्लो होगा। फ्रॉम हायर टू लोअर एलिवेशन ऐसा कोई है नहीं, तो यहाँ पे एलिवेशन सेम भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, और कोई ज़रूरी नहीं है। फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर हमारे पास प्रेशर की वजह से ये भी नहीं होता, ज़रूरी नहीं है, पंप भी लगा सकते हैं, पंप भी हो सकता है, तो उस वजह से फ्रॉम लोअर टू हायर प्रेशर भी हो सकता है। और यहाँ पे जो दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके हिसाब से पिज़ोमेट्रिक हेड ही इसका करेक्ट आंसर है। फ्रॉम हायर टू लोअर वेलोसिटी, यहाँ पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रॉम हायर टू लोअर पिज़ोमेट्रिक हेड। उसके बाद क्या गया कि व्हेन अ प्लेट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड पैरेलल टू द फ्लो इट विल सब्जेक्ट टू ए डैश दैट इज द सेम प्लेट इज इमर्स्ड इन फ्लो। देखो अगर हमारे पास हमारे पास एक मान लिया वाटर सरफेस है, वाटर टेबल है हमारे पास, यहाँ पे है वाटर। उसके बाद वाटर सरफेस यहाँ पे मान लो आपका प्लेट यहाँ से है, और यहाँ आपका पैरेलल प्लेट है, और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर प्लेट है। तो ये बोल रहा है कि कहाँ पे आपका जो फोर्स ज़्यादा होगा, तो सीधी बात है यहाँ पे परपेंडिकुलरली आपने प्लेट को रखा है तो वहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी वाली डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है। यहाँ पे आएगा WH बार यानी कि रो जी एरिया इंटू एच बार। यहाँ पे एच बार आपको यही है, यही वाली डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे एच बार इसका L/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस तो आएगी ही आएगी, प्लस इसका L/2 हो जाएगा, हाफ आ जाएगा। एच बार में ये भी डिस्टेंस ऐड होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो परपेंडिकुलर जब हम प्लेट रखते हैं वहाँ पे आपका ज़्यादा फोर्स आता है। ये अगर आप यहाँ पे भी रखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है आप मैंने किसी डिस्टेंस पे रखा है प्लेट, आप बोलोगे सर सरफेस पे ही रखेंगे, तो सरफेस पे ही रखेंगे हम। यहाँ पे हमारा सरफेस है, यहाँ पे हमने प्लेट रखी, तो क्या फोर्स आएगा फिर पानी से? कुछ फोर्स आएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे ऊपर पानी है तभी तो इससे फोर्स आएगा। मान लो ये सरफेस पे ही है, तो ये सरफेस से यहाँ है, ये सरफेस से यहाँ है, तो सरफेस से यहाँ है, तो इसको तब भी यहाँ पे एच बार कैलकुलेट करने में भी इतना लेंथ जितना है L/2 उसको आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो दैट इफ द सेम प्लेट इज इमर्स्ड परपेंडिकुलर, वो व्हेन अ प्लेट इज इमर्स्ड इन लिक्विड पैरेलल टू द फ्लो इट विल सब्जेक्ट टू अ लेस देन दैट इफ द सेम प्लेट इज परपेंडिकुलर। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मास पे एक क्वेश्चन आया था। कंसिडर अ फुल ऑकरिंग डिटरमाइन द वेलोसिटी इन द ब्रांच आर। इस वाली ब्रांच में सिंपली आप कैलकुलेट करिएगा इसको, ये तो हर किसी को आएगा। यहाँ पे क्या है कि V1 यानी कि 7 इंटू डायमीटर इसका 4 है, इसका भी 4 है, उसका 2 है, तो सीधी बात है 4 स्क्वायर। यहाँ पे ये गलती हो सकती है, आप जल्दी से इसको एज 4 लेंगे, यहाँ पे डायमीटर लेना है आपको, एरिया लेना है, तो
यहाँ पे ये गलती हो सकती है, तो इसको आप देखिएगा। और यहाँ पे 5 × कितना है इसका डायमीटर, इसका भी 4 ही है, 4 स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस हो जाएगा इसका लास्ट 3 × 2 2 ज़ार हो गया 4। तो यहाँ से इसको देखिएगा तो वो जो भी यहाँ पे आपका ये बिल्कुल आसान है, इसका शायद 8 आता है, तो ये देख लीजिएगा ये। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर एंड चूज द इनकरेक्ट। दैट इज द की टू दिस क्वेश्चन। इनकरेक्ट आपको चूज़ करना था। जैसे मैंने एग्जाम में खुद देखा था, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, इनकरेक्ट देखा ही नहीं था और करेक्ट कर बैठा, और लास्ट में ये क्या हुआ रे। तो प्रॉपरली रीड आपको करना है क्वेश्चन, चाहे आपको लास्ट में कर रहे हो पहले कर रहे हो, आपका टाइम है नहीं है, आपको प्रॉपरली रीड करना है क्वेश्चन, वरना आप नुकसान में आ सकते हो। तो आपको देखना है कि क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी विद टेम्परेचर एंड चूज द इनकरेक्ट क्वेश्चन। फॉर वाटर, वाटर के लिए म्यू डिक्रीजेस व्हेन टी इंक्रीजेस। फॉर वाटर म्यू इंक्रीजेस व्हेन टी इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। फॉर एयर म्यू इंक्रीजेस विद टी इंक्रीजेस। फॉर एयर म्यू डिक्रीजेस व्हेन टी इंक्रीजेस। जब टी इंक्रीज होता है तो म्यू डिक्रीज होता है। तो बी एंड डी इसका जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट देखना हमें। पर हमें पता है कि जो पानी की जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो म्यू डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इंक्रीज हो जाती है। तो गैस में जो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, या हम बोलेंगे जो पार्टिकल्स में जो कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से यहाँ पे उनकी इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना था। दैट वाज द की ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन, तो बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाईज इज डिज़ाइन ऑन द बेस ऑफ। किस बेस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। तो ये तो मैक्सिमम डेली डिमांड पे हम करते हैं इनको, जो होता है हमारे पास ग्रेटर ऑफ ए एंड बी, पीक आवरली डिमांड एंड कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। एवरेज डेली डिमांड होता ही नहीं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इससे सिंपलेस्ट तो होता ही हो नहीं सकता कुछ। उसके बाद हमारे पास दिया था अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंटल, जो हम बहुत ही स्टूडेंट उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन। जो सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा काम पड़ गया था। तो अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कन्वेंशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। हमें ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट बोलना था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था वो दिया गया था 2001 में। ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के रोकने के लिए दिया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता ही है, 1987 में दिया गया था फॉर द कन्वेंशन फॉर द कंट्रोल ऑफ डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। उमूमन यही वाली हमें पता होता है, बाकी हमें पता नहीं होता है। कोटो प्रोटोकॉल इस फॉर द इस बार गिवन इन 1997 फॉर द कंट्रोल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। उसके बाद जो बेसल कन्वेंशन था ये गया था 1989 में फॉर द ये किसके लिए दिया था, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस आर वेस्टेज। जो हम इंटर नेशनल बाउंड्री से क्रॉस करते हैं कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाने देती है, उनके कंट्रोल के लिए ये वाली दिया था इन 1989। तो उसके हिसाब से हमें बोलना था फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। तो लेटेस्ट हम 2001 स्टॉकहोम, दैट इज ए ऑप्शन। वो यहाँ इस वाली ऑप्शन में है खाली बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से 92 का सी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, the term consists of two statements. You are to examine these two statements carefully and select the answers to these in items using the codes given below. क्या बोला था स्टेटमेंट 1 में कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स एक्वाडक्ट इज कंस्ट्रक्टेड टू नेगोशिएट एन अलाइनड चैनल ओवर बिलो आर। तो पहली बात हम देख सकते हैं कि पहली बात गलत है, क्योंकि इसने बोला है कि जब हम एक्वाडक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्वाडक्ट जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें हमें क्या होगा, हम कभी कभार क्या करेंगे, कैनाल को ऊपर ले जाएंगे, कभी कभार नीचे ले जाएंगे, कभी कभार सेम, यानी कि इसने लेवल क्रॉसिंग को भी, साइफन एक्वाडक्ट को भी एक ही माना है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स।
फर्स्ट स्टेटमेंट खाली इसमें फॉल्स था, हमारा जो ऑप्शन मिल गया है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑन दिस। चलिए हम दूसरा भी पढ़ लेते हैं। क्या है कि एक्वाडक्ट इज कंस्ट्रक्टेड व्हेन फुल सप्लाई ऑफ कनाल इज मच हायर देन हाई फ्लड लेवल ऑफ स्ट्रीम। तो सेकंड बात सीधी सीधी सी बात ट्रू है, यही डिफिनीशन है एक्वाडक्ट की, तो इसका आंसर आएगा डी। उसके बाद स्विच एंगल डिपेंड्स अपॉन द हील डाइवर्जेंस एंड द लेंथ ऑफ टंग रेल। फ्लेंज वे क्लियरेंस थ्रू ऑफ स्विच, हर किसी जगह पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ये, गुप्ता पे भी है ये क्वेश्चन। तो क्या दिया गया था कि स्विच एंगल जो हमारे पास जो स्टॉक रेल और टंग रेल होती है उसके दरमियान जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं स्विच एंगल। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये जो हील डाइवर्जेंस डी है यहाँ पर, ये हमारे पास इसमें यानी कि लेंथ ऑफ टंग रेल, हील डाइवर्जेंस, स्विच एंगल, ये स्विच एंगल इस डी पर भी डिपेंड करता है, इस लेंथ ऑफ टंग रेल पर भी डिपेंड करता है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद calculate the number of sleepers required for 1 kilometer railway if sleeper density is n+4, cos replacement for broad gauge है वो 13 + 4 is 17, sleeper density that is number of sleepers per unit length is 17, और हमें बोला था ब्रॉड गाज है 13 मीटर का, तो स्लीपर्स डेंसिटी यहाँ पर से 17 आ जाएगी। तो सिंपली हमें बोलना है कि लेंथ ऑफ वार एंड फॉर ब्रॉड गाज 13 मीटर, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए कितना चाहिए 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि स्लीपर डेंसिटी है 17 यहाँ पे, और गॉज है 13 इंटू 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1308। दैट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सिंपल है, बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, और देखा भी होगा आपने। उसके बाद है ब्रॉड गाज, ये तो सिंपलिस्ट कुछ हो नहीं सकता, ब्रॉड गाज का ये, मीटर गाज का ये, और नैरो गाज का ये, तो उसके हिसाब से तो फॉरेंस करेक्टली मैचड, तो कौन सा मैच है, पहला ही है खाली, तो ये भी हो गया कंप्लीट। और मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ा था क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं थी, वो बढ़िया क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था वो, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ढूंढना है हमें, क्या क्वेश्चन था हमारे पास वो, हाँ ये वाला क्वेश्चन था कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर चैनल है 2 मीटर, carries a discharge of this with a depth of 1.6 at a certain section, small hump with a flat top and a height of 0.10 meter is proposed to build, calculate the critical depth। हमें क्या करनी है कि critical depth निकालनी है हमें। अगर हम उस पेज पे जाएंगे भी, लेकिन हमारे पास जो डाटा हमें कैसे याद रहेगा, डाटा तो लिखना है सारा, मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करना है, आपको मैं एक आइडिया देता हूँ यहाँ पे से कैसे करना है। देखो हमारे पास एक रेक्टेंगल चैनल है, उसकी विड्थ है 2 मीटर और उसका डिस्चार्ज इतना दिया है, उसकी डेप्थ भी दी है। किसी सेक्शन हमने स्मूथ हब हमने दिया जिसकी हाइट इतनी है, हमें क्रिटिकल डेप्थ हमें यहाँ पे निकालनी है। तो हम माने कि यहाँ पे अपस्ट्रीम पे ये हमारा अपस्ट्रीम है, ये हमारा डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पे हमने स्मूथ हब दिया है, टाइम के हिसाब से हमने यहाँ पे स्मूथ हब प्रोवाइड किया है इस वाले सेक्शन पे, यह जो हमारा डाउन स्ट्रीम है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे से स्पेसिफिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ऊपर वाले सेक्शन पे। अगर हम देखेंगे जो हमारा पर यूनिट डेप्थ जो हमारे पास जो ऊपर वाली स्ट्रीम पे जो डिस्चार्ज आएगा वो आ जाएगा उसका 4.8 डिवाइड बाई वहाँ पे ब्रेडथ कितनी है 2 मीटर, उसके हिसाब से यहाँ पर क्यों आएगा आपको पहले, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। अब स्ट्रीम में आपकी वेलोसिटी जो v1 होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी q अपॉन 1.6, या आप डिफरेंट एरिया से भी कर सकते हो, टोटल डिस्चार्ज बाई एरिया उसके हिसाब से भी मिलेगी, आपको मिलेगी यहाँ पे 1.5। उसके हिसाब से आप v²/2g कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए ऊपर वाले पॉइंट पे यानी कि अपस्ट्रीम पे। और हमको पता ही है कि यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी होती है वो होती है कितनी डेप्थ होती है y1, जो स्पेसिफिक एनर्जी v1²/2g, आपको दोनों वैल्यू पता है, आप इसको ऐड करिएगा। तो जो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी आपको वो 1.7 मीटर मिलेगी। उसके बाद आप क्या करिएगा कि यहाँ पे फ्रूट नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपस्ट्रीम पे, जो आप फ्रूट नंबर हम यहाँ से इस वाले पे फ्रूट नंबर आप यहाँ पे करेंगे। अब तो एक चीज़ करता हूँ मैं यहाँ पे से, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। तो जब हम यहाँ पे फ्रूट नंबर कैलकुलेट करेंगे अपस्ट्रीम पे, तो दैट इज इक्वल टू v1/√g/y1। तो वो हमारे पास जितना भी आएगी आप फ्रूट नंबर कैलकुलेट करिएगा, वो फ्रूट नंबर हमारे पास इतनी वैल्यू आती है कि
वो लेस देन 1 आती है, लेस देन 1 आती है, मतलब ये है कि हमारा जो फ्लो है वो सब क्रिटिकल फ्लो है। शायद इसने दिया भी है कि सब क्रिटिकल फ्लो है। तो जब आप इतनी वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो आप सेक्शन टू पे आप एनर्जी आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि E2 होगी जो जो भी आपकी E1 पे एनर्जी होगी, E1 आपको डेल्टा जेड यानी कि आपने कितना हाफ प्रोवाइड किया है क्योंकि इतनी आपकी यहाँ पे डेप्थ कम है E1 से, यानी कि E1 से कम ही होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ कम है तो यहाँ पे एनर्जी या स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे आपकी कम ही होगी। तो उसके हिसाब से जब आप यहाँ पे करोगे E1 माइनस डेल्टा जेड, आपको दिया ही गया है 0.10 मीटर दिया है आपको ये, तो आपको मिलेगी यहाँ पे E2P आपको मिल जाएगा। तो आपको E2P वैसे लगेगी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए क्रिटिकल डेप्थ आपको चाहिए YC दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी, क्यूब रूट ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि रेक्टेंगल चैनल है। जो क्यू भी आपको दिया गया है, जी भी आपको दिया गया है, आपको उसको करना नहीं है आपको वैसे भी एनर्जी को। जब आप यहाँ पे 2.4 रखोगे और यहाँ पे 9.81 इसका क्यूब रूट करोगे तो आपको मिल जाएगा नियरली 1.2556 मीटर। आपको यहाँ पे खाली क्रिटिकल डेप्थ निकालनी थी, आपको डिफरेंट चीज़ें नहीं निकालनी थी, खाली क्रिटिकल डेप्थ, तो यहाँ से आप क्रिटिकल डेप्थ नियर अबाउट 1.256 मीटर आएगी। तो this was the last question for today's session. Hope you have get something from this video. तो अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा हो, तो यहाँ आपने कुछ भी अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपकी फ्रेंड्स जो भी है आपके पास, जो भी स्टूडेंट्स उनको फ़ायदा मिले इससे। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स।